हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों मैं हिमांशु आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दोस्तों आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों आज मैं आपको इस वाले टॉपिक में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आज मैं आपके इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो दोस्तों क्या लक्ष्य था, क्यों गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? ऑप्शन है हमारे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करने के लिए, या फिर कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, या फिर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था वो था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है इसी के साथ में दोस्तों कि नीचे आपको एक कूट दिए गए हैं भाषा जिसमें दोस्तों आपको दिखा गया है कि सरोजनी नायडू एक तरफ दे रखा है, सरोजनी नायडू, एम ए जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, वी.डी. सावरकर, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और लिबरल पार्टी। इसमें पूछा गया है कि आपका ये जो मिलान है इनका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपकी। अब जैसे दोस्तों इसमें आपका दे रखा है सरोजनी नायडू, तो दोस्तों सरोजनी नायडू जो थे ये इनका संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है दोस्तों, और एम ए जिन्ना जो थे इनका संबंध है मुस्लिम लीग से, और तेज बहादुर सप्रू का दोस्तों संबंध है लिबरल पार्टी से, और वी.डी. सावरकर का संबंध है हिंदू महासभा से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें क्या होगा, इसका इसमें होगा एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग, इसका इसमें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के साथ में अगला प्रश्न है भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मींस जिसे हम डोमेनियन स्टेटस कहते हैं किस तारीख को मिला? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 या 15 अक्टूबर 1947। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। अब इसका दोस्तों विश्लेषण भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमेनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार भारत को इस तिथि को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के साथ में गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। दोस्तों बात कर रहे हैं कि 1 और 3 मीन सत्य और सत्याग्रह, या फिर 2 और 4 अहिंसा और सत्याग्रह, या फिर 1 और 2 सत्य और अहिंसा, या फिर 1 2 3 सत्य, अहिंसा और धर्म। तो दोस्तों बात करते हैं गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी वो थी सत्य और अहिंसा। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। बात करते हैं दोस्तों आजाद हिंद फौज की। तो आजाद हिंद फौज की दोस्तों अगर आपसे आज आए इसमें कहीं कहीं सुभाष चंद्र बोस अगर आपको ऑप्शन न दिखे तो दोस्तों आपको ऑप्शंस दिखेगा या तो रास बिहारी बोस दिखेगा, या फिर दोस्तों आपको इसमें एक और ऑप्शन दिखेगा जो दिखेगा आपको कैप्टन मोहन सिंह। तो दोस्तों इसमें आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पूछ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में। बात कर रहा है दोस्तों 12 अप्रैल 1944 की। उस समय एक नगर था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया गया है। तो दोस्तों ये अब मणिपुर राज्य में स्थित है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना INA द्वारा मोइरांग नगर में कर्नल शौकतुल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. हुम या लोकमान्य तिलक? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A.O. हुम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गई थी। कहां निकट आ गई थी? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या फिर हरिपुरा में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष पड़ी? 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में, 1885 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में फूट पड़ी थी। किसमें? नरम दल और गरम दल के बीच में। ठीक है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों पुनः एक हुए। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है दोस्तों, आपको यहां से 3 क्वेश्चन दोस्तों और मिल जाएंगे कि 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहां हुआ? तो दोस्तों बंबई में हुआ। 1886 का कलकत्ता में हुआ और 1920 का आपका नागपुर में हुआ था। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जनरल हैरिस, जनरल ओडायर या कर्नल वेल्सले या आर्थर वेल्सले? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल ओडायर थे। अब दोस्तों जलियांवाला बाग जो हादसा है, यह हादसा दोस्तों कब हुआ? यह हादसा हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार या फिर साइमन कमीशन या पिट्स इंडिया एक्ट? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन का वो विरोध कर रही थी। ठीक है, कब? सन 1928 को। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? मद्रास में, लाहौर में, बेलगाम में या कलकत्ता में? तो दोस्तों हमारे इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम में। गांधी जी की अध्यक्षता में 1924 में बेलगाम में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC का फुल फॉर्म। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या फिर दांडी से? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांडी से शुरू किया था। हमारा दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी थोड़ा सा विश्लेषण। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है क्या? हमारा दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर अपना अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का विश्व युद्ध द्वितीय में उलझ जाना, और दोस्तों हमारे 2 ऑप्शन है इसमें, लोगों में घोर बेचैनी या साइमन कमीशन की रिपोर्ट? तो दोस्तों हमारे इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्या ऑप्शन
एक क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए जो मुख्य कारण था वो था क्रिप्स मिशन की विफलता। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, 15वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर बलिया में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलिया में। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश में, कहां है? उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहां की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा एवं उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बलिया के अतिरिक्त कहां का? बंगाल के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में और उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन की समानांतर सरकारों की गठित की गई थी। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्ण राज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? किसकी पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं? कलकत्ता में, लाहौर में, इलाहाबाद में या फिर मद्रास में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। कांग्रेस किस अधिवेशन में? दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, क्या? पूर्ण स्वराज्य की शपथ। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 29-30 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। दोस्तों बात की जाए कि लाहौर का जो अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषक तिरंगा लहराया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, 17वां नंबर प्रश्न है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। सिपाही विद्रोह, वास्को डिगामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो दोस्तों बात करते हैं, ये देखिए बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है, या वास्को डिगामा भारत पहुंचा। तो दोस्तों अब हम इसको रिलेट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। तो दोस्तों वास्को डिगामा 1 नंबर पे रहेगा। ठीक है, पहले क्या आया? वास्को डिगामा आया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद हमारा होता है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हमारा 2, 3 और 1। तो दोस्तों हमारा इसमें कौन सा है आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? किसमें? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित? तो दोस्तों इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो दोस्तों किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, अब इनका दोस्तों कार्यकाल थोड़ा देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजनी नायडू थी। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों चोरा चोरी कांड के समय इसको जो स्थगित किया था वो क्या था? असहयोग आंदोलन। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो दोस्तों बात कर रहे हैं क्रिप्स मिशन की, 1940 में, 45 में, 42 में या 40 में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, पट्टाभी सीतारामैया को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बीबी पटेल को? तो दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है,
प्रश्न दोस्तों इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया? कहां? दक्षिण अफ्रीका में। किससे? गांधी जी से मिलने। बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर लाला लाजपत राय? तो दोस्तों गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, इसी में देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसकी? भारत सेवक समाज की स्थापना। दोस्तों ये भी पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ? नेहरू और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, मालवीय और अंबेडकर के बीच, गांधी और नेहरू के बीच? तो दोस्तों 1932 में जो पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट जिसे बोलते हैं, वो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। यद्यपि कि इस पर गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। दोस्तों यहाँ बात की जा रही है आपके आरक्षण की। जब बात आरक्षण की आए तो दोस्तों आरक्षण किससे मिला? पूना पैक्ट के समझौते से। कब? 24 सितंबर 1932 को। क्या मांगा था अंबेडकर जी ने? दोस्तों बाबा साहब ने इसमें पृथक निर्वाचन की मांग की थी, जिन्हें पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तथा इन्हें सामान्य वर्ग के तहत सीटें कुछ आरक्षित की गई। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों हमारा इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी।